शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। بدي منك ما تحارمني لبكل دقيقة تعذبني. ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने खलील चिश्ती की रिहाई का किया खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट ने किसी पाबंदी के बगैर पाकिस्तान जाने की दी इजाजत। अल्लाह के वलियों से आवाम को एक खास अकीदत का सबूत देने के लिए वलियों के मज़ारों पर लोगों का हुजूम। मुल्क की जेलों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा। जनता दल यूनाइटेड के मेंबर अली अनवर ने राज्यसभा में ध्यान कराया मरकूज। इस्लाम का अहम तरीन फरीजा हज, साहबे इस्तेतारत इसकी अदायगी फर्ज। आदाब, मैं हूं नाज आसिफ शेख। पेशे खिदमत है मंजरनामा। ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने पाकिस्तान के साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती की रिहाई का खैर मकदम किया है। 82 साला साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को बरी करते हुए किसी भी पाबंदी के बगैर पाकिस्तान जाने की इजाजत दी थी। डॉक्टर खलील चिश्ती पर 20 साल पुराने एक मामले में कत्ल का इल्जाम था। इसके ताल्लुक से ही सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू का शुक्रिया अदा करते हुए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने सरबजीत की रिहाई की भी मांग रखी है। सरबजीत सिंह फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। तो ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने खैर मकदम किया है खलील चिश्ती की रिहाई का। दरअसल 22 साल के साइंसदान डॉक्टर खलील चिश्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर को बरी किया और किसी भी पाबंदी के बगैर पाकिस्तान जाने की इजाजत भी दे दी। दरअसल 20 साल पुराने एक मामले में कत्ल का इल्जाम खलील चिश्ती पर था और इसी ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडे काटजू का शुक्रिया अदा करते हुए मिली काउंसिल ने सरबजीत की रिहाई की भी मांग अब पाकिस्तान से की है। दरअसल सरबजीत सिंह फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। तो खलील चिश्ती अब बिना किसी पाबंदी के पाकिस्तान जा सकेंगे। दरअसल 20 साल पुराना ये पूरा मामला है जहां कत्ल का इल्जाम खलील चिश्ती पर लगा था और इसीलिए उन्हें कैद कर रखा था। अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है जहां बिना किसी पाबंदी के अब उन्हें पाकिस्तान जाने की भी इजाजत दी जा चुकी है और इस फैसले का खैर मकदम करते हुए ऑल इंडिया मिली काउंसिल ने अब सरबजीत सिंह की भी रिहाई की मांग रखी है, उसका मुतालबा किया है। हमारे
हमारे मुल्क में अल्लाह के वलियों से आवाम को एक खास अकीदत रही है। अपनी अकीदत का सबूत देने के लिए वलियों के मज़ारों पर लोगों का हुजूम लगा रहता है। दिल्ली के वली हजरत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी के 258वें उर्स का आगाज हो चुका है। हजरत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस देहलवी का लोगों के दिलों में एक खास मकाम है। वली उल्लाह की जियारत के लिए बैरून मुल्क से भी लोगों के काफिले आते रहते हैं। तो 258वें उर्स का आगाज हो चुका है उल्लाह मुहद्दिस देहलवी के। और महरौली इलाके में कब्रिस्तान की अराजी पर डीडीए के बुलडोजरों ने आज फिर से कहर बरपाया है। लदा सराय अंधेरिया मोड़ पर वाक़े खेसरा नंबर 217 में इनहदामी कार्रवाई के दौरान डीडीए ने पुलिस फोर्स के जोर पर झुग्गियां मुनहदम करके न सिर्फ सैकड़ों कुंबों को बेघर कर दिया, बल्कि गोसी यह मस्जिद के बड़े हिस्से को भी शहीद कर दिया। मजम्मत करने पर लाठियां बरसाई गईं, फिर तकरीबन 100 अफरादों को थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। फिर सरकर्दा शख्सियत की मुदाखलत के बाद उन्हें आजाद किया गया। मस्जिद के एक बड़े हिस्से को मुनहदम किए जाने से मकामी लोगों में जबरदस्त गम और गुस्सा है। और मुल्क की जेलों में मुसलमान अपनी कुल आबादी से दोगुने हैं। जनता दल यूनाइटेड के मेंबर अली अनवर ने राज्यसभा का ध्यान इस तरफ मरकूज करवाया। इन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और हक इत्तलाहात कानून के तहत हासिल शुदा अदादों और शुमार से ये साफ हुआ है कि मुसलमानों की कुल तादाद 13.4% है, लेकिन जेलों में मुसलमानों की तादाद कुल 21% है। इससे कबल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों के एक तबके की हालत दलितों से भी बदतर है। अली अनवर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश कराई जाए और पुलिस इंतजामिया की जवाबदेही यकीनी बनाते हुए मुआवजा और बाज आबादकारी की पॉलिसी बनाई जाए। तो अपनी कुल आबादी से दोगुने मुसलमान इस वक्त मुल्क की जेलों में बंद हैं। जनता दल यूनाइटेड के मेंबर अली अनवर ने ये बातें कही हैं और राज्यसभा का ध्यान इस तरफ मरकूज करवाया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और हक इत्तलात कानून के तहत जो शुदा अदादों और शुमार हासिल हुए, उनसे ये साफ हुआ है कि कुल तादाद मुसलमानों की 13.4% है, लेकिन जेलों में मुसलमानों की तादाद कुल 21% है। इससे कबल सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों के एक तबके की हालत यहां पर दलितों से भी बदतर है। इस्लाम का अहम तरीन फरीजा हज है। इसकी अदायगी उन तमाम मुसलमानों पर फर्ज है जो साहबे इस्तेताअत हों और हर साल की तरह इस साल भी इस अहम फरीजे की अदायगी के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सारी तैयारियां कर ली हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साल 2013 के लिए अपने हज प्रोग्राम को पूरी शक्ल दे दी है। इसके तहत हज के फॉर्म फरवरी से दस्तयाब होंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मस्जिद की संगे बुनियाद रखते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने लोगों को खिताब किया। सैयद अरशद मदनी साहब का कहना था कि मसाजिद अल्लाह का घर है और उन्हें आबाद रखना चाहिए। तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए अरशद मदनी साहब का कहना था कि मुसलमान एक जिंदा कौम है जो हर हालात का सामना कर सकती है। साथ ही उम्मीद जाहिर करते हुए सैयद अरशद मदनी साहब ने कहा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल कराया जाएगा।
اردو معلمین کے مسائل حل کرنے میں سماجوادی پارٹی ناکام رہی ہے۔ اس طرح کا خیال اردو بچاؤ تحریک فتح پور پوائنٹ کی ایک میٹنگ میں رکھا گیا۔ میٹنگ میں مسئلہ اٹھاتے ہوئے سپا حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ 15 سال بعد بھی اردو معلمین کو اپنا حق نہیں ملا ہے۔ اردو معلمین کے طلبہ ہر حکومت سے اپیل کرتے ہیں مگر کوئی بھی حکومت ان کی مانگیں پوری کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ادھر مصر کے صدر محمد مورسی نے آئین میں ترمیم سے متعلق ریفرنڈم 2 مرحلوں میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ فیصلہ لیا گیا۔ صدارتی فرمان کے مطابق ریفرنڈم کا پہلا مرحلہ 15 دسمبر جبکہ 22 دسمبر کو دوسرے مرحلے کا ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ مصری صدر محمد مرسی نے آئین میں ترمیم سے متعلق ریفرنڈم 2 مرحلوں میں کرانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ دراصل مصر میں ججوں کی اکثریت کے 15 دسمبر کو آئین میں ترمیم سے متعلق ریفرنڈم کی نگرانی سے انکار کے وجہ سے صدر محمد مرسی نے ریفرنڈم 2 مرحلوں میں کرانے کا اعلان کیا ہے۔ صدارتی فرمان کے مطابق پہلا مرحلہ 15 دسمبر بروز ہفتہ کو جبکہ دوسرا مرحلہ 22 دسمبر کو منعقد کیا جائے گا۔ مصری ذرائع ابلاغ نے سپریم الیکشن کمیٹی کے جنرل سیکریٹریٹ کے سربراہ جسٹس محمود بوشاشا کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریفرنڈم کو 2 مرحلوں میں کیا جائے گا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ ججوں کی کمی کے باعث الیکشن کمیشن کی درخواست پر یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ وہیں ریفرنڈم کو 2 مراحل میں منعقد کرانے کا فیصلہ وقت کی کمی کی وجہ سے بھی لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پہلے مرحلے میں قاہرہ، اسکندریہ، غریبیہ، سوہاج، اسوان اور شمالی اور جنوبی سینا میں ریفرنڈم کرایا جائے گا جبکہ دوسرے مرحلے میں کنا، بنی یوسف اور الاسلامیہ میں ریفرنڈم کرایا جائے گا۔ ایک عدالتی عہدیدار کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق ریفرنڈم کے نتیجے کا اعلان اسی روز بھی کیا جا سکتا ہے تاکہ کسی طرح کی دھاندلی کے امکانات نہ رہے۔ دوسری جانب مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں متحرک سیاسی دھڑے نئے آئین پر ریفرنڈم کے خلاف اور اس کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ صدر محمد مرسی کے مخالف مظاہرین نے صدارتی محل کی جانب جانے والی شاہراہ پر کھڑی کی گئی رکاوٹیں بھی زبردستی ہٹا دی ہیں۔ مظاہرین نے صدارتی محل کی جانب جانے والی شاہراہ پر لگی رکاوٹوں کو ہٹا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ نامعلوم حملہ آوروں نے تحریر اسکوائر میں دھرنا دینے والے حکومت مخالفین پر فائرنگ بھی کی۔ بیورو رپورٹ، چینل 1 نیوز۔ اور ادھر ایران نے اپنے آبی علاقے میں آنے والے غیر ملکی طیاروں کو بحری اور تکنیکی خدمات فراہم کرانی بند کر دی ہے۔ ایران کے اس قدم سے ایرانی جہاز رانی کی صنعت کو زبردست نقصان پہنچنے کے امکان ہے اور ایران کا کہنا یہ بھی ہے کہ مغربی ممالک کے ذریعے گزشتہ ماہ عائد کردہ پابندیوں کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ ایرانی جہاز رانی کی صنعت کو زبردست نقصان پہنچنے کے امکان نظر آ رہے ہیں۔ ایران نے اپنے آبائی علاقے میں آنے والے غیر ملکی جہازوں کو سمندری سیکیورٹی اور تکنیکی خدمات فراہم کرانی بند کر دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مغربی ملکوں کے ذریعے گزشتہ ماہ ایران کے خلاف عائد کردہ پابندیوں سے ایرانی جہاز رانی کی صنعت کو زبردست نقصان پہنچے گا۔ دراصل گزشتہ ماہ مغربی ملکوں کے ہاتھوں ایران کے خلاف عائد کی گئی پابندیوں کے پیش نظر امریکہ سے اپنے اقتصادی مفادات کے تحفظ کی غرض سے یہ ممالک ایرانی جہاز رانی کی صنعت سے اپنا رابطہ ختم کر رہے ہیں جبکہ انہی ملکوں کو وہیں سے خام تیل کی سپلائی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے بین الاقوامی سمندری تنظیم میں ایران کے مستقل ڈپٹی نمائندے علی اکبر مرزبان نے مغربی ملکوں کی پابندیوں پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ چند مہینوں میں کچھ ملکوں کی حکومتوں نے براہ راست یا بالواسطہ اقدامات کر کے ایرانی جہاز رانی کی صنعت پر غلط پابندی لگائی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ان اقدامات سے علاقائی اور بین الاقوامی سمندری سیکیورٹی اور ماحولیاتی آلودگی کنٹرول کے اقدامات پر منفی اثر پڑے گا۔ خیال رہے کہ ایران کے نیوکلیائی پروگرام کو دیکھتے ہوئے مغربی ملکوں نے اس کے خلاف یہ پابندیاں عائد کی ہیں جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے نیوکلیائی توانائی کا استعمال کرے گا۔ گزشتہ ماہ چین کی کلاسیفیکیشن سوسائٹی کا دنیا کی ان کمپنیوں میں شمار ہو گیا تھا
जिन्होंने ईरानी समुद्री जहाजों को जांच की खिदमात फराहम कराने से मना कर दिया था। इसी वजह से ईरानी तेल बरादर जहाजों को मुस्तकबिल में उनकी मरम्मत के सिलसिले में तशवीश जाहिर की जा रही है। इन पाबंदियों और कोशिशों का ये नतीजा निकल रहा है कि ईरान ने अपने आबाई इलाके में आने वाली गैर मुल्की जहाजों को समुद्री सिक्योरिटी और तकनीकी खिदमात फराहम करानी बंद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और हाल ही में इजराइल के जरिए गजा पर हुए हमले का जवाब हमास ने अपनी देही असलहों की मदद से दिया है। इस बात का एतराफ हमास के अस्करी विंग अल-कसाम ने किया है। इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-कसाम का कहना है कि गजा पर हालिया इसराइली हमले का मुकाबला हमने मकामी तौर पर तैयार असले से किया है। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा कि ब्रिगेड के पास इसराइल के लिए परेशान कुन वसाइल मौजूद हैं, जो उसके मकासद को नाकाम बनाने के लिए काफी हैं। दूसरी तरफ ब्रिगेड ने उम्मीद जाहिर की है कि अर्ज़ फिलिस्तीन का 1 इंच भी जब तक इसराइल के कब्जे में है वो उस वक्त तक 24 घंटे लड़ने की इस्तात रखता है। दूसरी तरफ ब्रिगेड का ये भी कहना है कि हमारे मुजाहिदीन ने हालिया जंग में मकामी असले का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद हम इसराइल के खिलाफ एक जामा अस्करी हिकमत अमली रखते हैं। ब्रिगेड ने सफाई देते हुए ये भी कहा है कि हम बयानबाजी नहीं करते, बल्कि मुस्तकबिल के मंसूबों पर अमल करते हैं। अल-कसाम जंगजुओं ने हालिया लड़ाई के दौरान पहली मर्तबा इसराइली फजाइया ताकत पर ज़रब लगाई है, जिसमें इसराइल का एक लड़ाका जहाज मार गिराया गया, जिसे हमास अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। दूसरी तरफ इसराइल पर इल्जाम लगाते हुए ब्रिगेड का कहना है कि सेहूनी फौज अपने तमाम नुकसानात का ऐलान नहीं करता है। अल-कसाम ने सफाई देते हुए कहा कि दोनों शहर तेल अबीब और मकबूजा बैतुल मुकद्दस पर हमने बड़ी सोच विचार के बाद हमला किया था। ब्रिगेड का आगे ये भी कहना था कि गजा पर हालिया जंग के दौरान हमने मैदान जंग से मिलने वाली दुरुस्त मालूमात को इस्तेमाल किया, जो सेहूनी फौज के खिलाफ हमारी नफ्सियाती जंग का हिस्सा थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। और वहीं बहरीन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में इजाफा होता जा रहा है। खलीज फारस की रियासत बहरीन एक बार फिर से मुजाहिरों की जद में आती दिखाई दे रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। खलीज फारस की रियासत बहरीन में मुजाहिरीन ने जेल में बंद इंसानी हकूक के मुमताज कारकुन नबील रजब के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे किए हैं और साथ ही उनकी रिहाई के लिए फौरन मुतालबा किया है। जराए के मुताबिक मुजाहिरीन सख्त सिक्योरिटी इंतजामात की खिलाफ वर्जी करते हुए दारुल हुकूमत मनामा के जुनूब में सड़कों पर एहतजाज में उतर आए। यह एहतजाज बहरीन में इंसानी हकूक के मरकज के सदर नबील रजब की जेल से रिहाई के मुतालबे में मुनक्किद हो रहे हैं। दरअसल नबील रजब इख्तिदार में आले खलीफा हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करने के लिए 2 साल कैद की सजा काट रहे हैं। मारूफ इंसानी हकूक के कारकुन को बादशाहत के खिलाफ एहतजाज में हिस्सा लेने के 3 अलग अलग मुकदमात के लिए जेल में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, मगर बहरीन की एक अदालत ने रजब की 3 साल की सजा में तखफीफ करते हुए उसकी मुद्दत 2 साल कर दी है। उनकी रिहाई के लिए हुए मुजाहरे में पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। बहरीन के इनकलाब का आगाज 2011 में फरवरी महीने में हुआ था, जब लोगों ने मकबूल अरब इनकलाब जिसमें तैनूस और मिस्र की आमिर का तख्ता उल्टा गया था, इस इनकलाब से मुतासिर होकर बड़े पैमाने पर मुजाहरों का इनकाद शुरू किया। बहरीन हुकूमत ने फौरी तौर पर पुरअमन एहतजाज पर सफाकाना कार्रवाई का आगाज किया और हमसाया रियासतों से फौजें बुलवाई, जिनमें सऊदी अरब सरे फहरिस्त थे। सऊदी अरब की फौज ने दर्जनों लोगों को जख्मी किया और काफी लोगों को मौत के घाट भी उतारा। सऊदी फौज की बर्बरियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने सैकड़ों डॉक्टरों और नर्सों को जख्मी इनकलाबियों की मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया। महल की जानिब जाने वाली शाहराह पर लगी रुकावटों को हटा दिया है और साथ ही कंक्रीट के ब्लॉकों को भी जंजीर से हटा दिया है। हालांकि इस दौरान तशद्दुद का कोई वाकया पेश नहीं आया, जबकि वहां पर तैनात फौजी पीछे चले गए थे। जराए के मुताबिक कुछ नामालूम हमलावरों ने तहरीर स्क्वायर में धरना देने वाले हुकूमत मुखालिफिन पर फायरिंग भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
और उधर शाम में तशद्दुद का सिलसिला जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान झड़पें भी जारी हैं। बम धमाकों में कम से कम 200 अफराद हलाक हुए हैं। शाम में तशद्दुद का सिलसिला अब भी जारी है और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी फौज और बागियों के दरमियान झड़प और बम धमाकों के नतीजे में कम से कम 200 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लंदन में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक की इत्तला के मुताबिक शाम के एक गांव अकरम में पे दर पे हमलों के नतीजे में 125 शहरी मारे गए हैं। सबसे खास बात यह है कि इन मकतूलीन का सदर बशर अल असद के फिरक़े अलवी से ताल्लुक बताया जाता है। इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले इस ग्रुप का कहना है कि हम ये बात नहीं जानते कि इन हमलों में किस ग्रुप का हाथ कार फरमा है, लेकिन अगर बागियों ने ये हमले किए हैं तो ये उनकी अलवी के खिलाफ सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाई है। जराये के मुताबिक बागियों को अमेरिका और सऊदी अरब जैसे मुल्क अब भी हथियार फराहम करा रहे हैं। साथ ही इंसानी हकूक की इस तंजीम ने इस वाक़े की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है और कहा है कि हम एक आज़ाद और जमहूरी शाम चाहते हैं। ऐसा शाम नहीं चाहते जहां फिरके वाराना तशद्दुद पाया जाता हो। शाम में सदर बशर अल असद की हुकूमत के खिलाफ जंगाज़मा जंगजू और फौजियों की नई कमान कौंसिल के सरबराह का कहना है कि बागी जर्नल इख्तिदार के ख्वाह नहीं है, बल्कि वो शाम में एक जमहूरी निज़ाम चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि फौजी लोग बशर अल असद की रुखसती के बाद इख्तिदार पर कब्जा नहीं चाहते, बल्कि हम एक कौमी फौज की तश्कील चाहते हैं और साथ ही हम सियासत में भी मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने बागियों को तैयारा शिकन और टैंक शिकन हथियारों समेत असला मुहैया करने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा है कि हम हिज़्ब इख्तिलाफ की अबूरी हुकूमत के क़याम के मुंतज़िर हैं जो खुद हथियार खरीद सके। दरिया असना लंदन में मुख्तलिफ ममालिक के फौजी सरबराहान का इजलास हुआ है और इसमें शामी तनाज़े और बागियों को तरबियत देने के अलावा उनकी फिजाई और बहरी इमदाद से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और वहीं रूस ने अमेरिका की जानिब से शाम में अपोजिशन के इत्तेहाद को रस्मी तौर पर मुल्क के अवाम का जायज नुमाइंदा तस्लीम करने के ऐलान पर तनकीद की है। अमेरिकी सदर बराक हुसैन ओबामा ने शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को शामी अवाम का वाहिद नुमाइंदा तस्लीम करने का ऐलान किया है। एक तरफ जहां अमेरिका ने शामी इत्तेहादी ग्रुप को तस्लीम कर लिया है, वहीं रूस इस पर बरहम नजर आता है। रूस के वजीर खारजा का कहना है कि अमेरिका शाम में सियासी तब्दीली की कोशिशों के मुखालिफ जा रहा है और उसने सदर बशर अल असद के मुखालिफिन की अस्करी कामयाबियों पर दांव लगाया है। इससे पहले अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को शामी अवाम का वाहिद और जायज नुमाइंदा करार दिया था। हालांकि फ्रांस पहले ही इस इत्तेहाद को शाम का वाहिद नुमाइंदा करार दे चुका है, जबकि तुर्की और 6 खलीजी मुमालिक पहले ही इसे मुकम्मल तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। अमेरिका में नामा निगारों से बात करते हुए अमेरिकी सदर बराक ओबामा का कहना था कि इस इत्तेहाद ने शामी अवाम की नुमाइंदगी का हक हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा कदम है, ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहाद को तस्लीम किए जाने के बाद अब उसकी जिम्मेदारी और बढ़ेगी, क्योंकि हकूक के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि वो बाअसर तरीके से खुद को मुनज़्ज़म करे और तमाम जमातों को नुमाइंदगी दे और एक ऐसा सियासी निज़ाम बनाए जिसमें ख्वातीन और अक़लियती ग्रुपों के हकूकों का भी एहतराम हो। सदर ओबामा ने यह भी कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ को तस्लीम करने का ये मतलब कतई नहीं है कि अमेरिका बाकी ग्रुपों को असलाह मुहैया कराएगा। उनका यह भी कहना था कि अमेरिकी हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में मौजूदा शिद्दत पसंद अनासिर की हिमायत नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका सदर असद के खिलाफ बरसरे बेकार तमाम अफराद से हर किसी के साथ काम करने में आसानी महसूस नहीं करता। अमेरिकी सदर की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब 70 ममालिक के वज़राए खारजा मराकश में शाम की सूरत हाल पर बातचीत करने के लिए जमा होने वाले हैं। शाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद को कौमी इत्तेहाद बराए शामी इनकलाबी और इखलाकी अफवाज कहा जाता है। दरअसल इस अफवाज को कतर में 11 नवंबर को कायम किया गया था। इस इत्तेहाद में शामी हिज़्ब इख्तिलाफ के मुख्तलिफ गिरोह के 60 नुमाइंदे शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज़। और इसी के साथ मंजरनामा में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। وأغلى من خير الحبيب
الحنين تجري منك متحرني لبكي اللي تعذبني أعوذ